Assalamualaikum, my dear viewers. Welcome in World Under a Microscope. So let's talk about crime in Congo hemorrhagic fever virus. अब हम बात करते हैं कि इसको क्राइम इन कोंगो हिमोरेजिक फीवर वायरस क्यों कहा जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस डिजीज वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड इन 1944 इन अ क्राइमिया, यानी क्राइमिया एक एरिया का नाम था, सबसे पहले ये डिजीज वहाँ पे आइडेंटिफाई की गई। इसी तरह अगर हम देखते हैं वाइल द वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1956 इन अ कोंगो, यानी कि कुछ सालों बाद अगेन यही सेम वायरस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, इसका केस रिपोर्ट हुआ कोंगो से। तो क्राइमिया और कोंगो दो एरियाज के नेम है, यहाँ से ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ है। दैट्स वाई हमने जिस वायरस को नेम दिया है वो रीजन की बेस पे दिया है, क्राइमन कोंगो हिमोरेजिक फीवर वायरस। देन हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये जो डिज़ीज़ है, कोंगो डिज़ीज़ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन स्प्रेड कर रहा है ये डिज़ीज़। देन बेसिकली जो है वो वायरस स्प्रेड कर रहा है और उस वायरस का नेम है क्राइमन कोंगो हिमोरेजिक फीवर वायरस। और अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच क्लासिफिकेशन, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है ग्रुप 5 से। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अगर हम बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो फैमिली जो है इसकी बुनियाविडाई है। जीनस की बात करते हैं तो वो है नैरो वायरस। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास ये जो वायरस है ये इन्वेलप्ड होता है, इन्वेलप्ड के ऊपर स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स के जो हैं वो स्पाइक्स हैं। एक को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है GN से, आप साइड पे देखिए मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। देन है एक को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है GP से, यानी ग्लाइकोप्रोटीन को रेड से मार्क किया हुआ है। ये दो तरह से स्पाइक्स इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। जब कभी भी ये वायरस होस्ट बॉडी के करीब जाता है तो होस्ट बॉडी के सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं रिसेप्टर। तो ये जो वायरस के स्पाइक्स हैं वो रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। इन दिस वे थ्रू अ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस ये जो वायरस है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर इंटर होता है। देन आप ये देख सकते हैं जो मिडिल रीजन में मैंने 3 एरियाज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या है, ये इसके आरएनए है, ये जो सेगमेंट की फॉर्म में होते हैं। सेकेंडली इसके पास जो एक एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देन अगर हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, तो हमारे पास अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो अफ्रीका, बाल्कन्स, मिडिल ईस्ट, एशिया में भी ये वायरस पाया जाता है। एंड मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो कोंगो वायरस के केसेस जो है वो पाकिस्तान में भी रिपोर्ट होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बड़ी ईद आने वाली है, तो ये कहा जा रहा है कि एनिमल्स जो आप लोग कुर्बानी के लिए ले रहे हैं प्लीज़ आइडेंटिफाई करके लें कि इनमें कोंगो वायरस ना हो। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन। तो हमारे पास ये वायरस एनिमल बॉडी के अंदर इंटर कैसे होता है, थ्रू आर टिक बाइट, यानी जो टिक है, ये आपको जो एक पिक्चर नज़र आ रही है ये टिक की है, हाइलोमा टिक की है। ये जो टिक है इसकी बॉडी के अंदर वायरस रहता है बट इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये काम करता है एज अ कैरियर। बट जब ये टिक किसी और एनिमल को बाइट करती है तो बाइट के थ्रू वो जो वायरस है वो एनिमल बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। क्लियर? अब एनिमल को फॉर एग्जांपल काउ, शीप, गोट को ये अफेक्ट करता है। देन अगर वो काउ को हम लोग स्लॉटर हाउसेस में देखते हैं उसके ब्लड से, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड से वो वायरस ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके हाथों में कोई कट लगा हुआ है और आपका ब्लड, इन्फेक्टेड एनिमल का ब्लड आपके हाथ से टच हुआ है तो वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको पता है कि वायरस हमारे पास जो है वो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है। नॉर्मली दे बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग, बट कोई होस्ट बॉडी होती है तो उसकी प्रेजेंस में दे बिहेव लाइक अ लिविंग। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास हेलोमा टिक कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल पर्सन टू पर्सन। तो पहले ये टिक जो है बाइट करती है एनिमल को, एक एनिमल दूसरी एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है और एनिमल का कॉन्टैक्ट जब ह्यूमन से होता है तो वो यही डिजीज ट्रांसमिट करता है ह्यूमन के अंदर। सो दिस इज नोन एज जूनोटिक डिजीज। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ये हमारे पास है टिक बाइट। अब ये बाइट करेगी एनिमल को। अब एनिमल को जब हम स्लॉटर करेंगे, ज़िबा करेंगे, ठीक है, इसकी बॉडी से हमारे हैंड कांटेक्ट होगा तो उस तरह ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है और फिर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। अगर हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ CCHFP, ये मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। सो मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। पैथोजेनेसिस ऑफ CCHFP आप डिटेल से देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर।
देन लेट्स टॉक अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब टिक बाइट होता है उसके 1 to 3 डेज से लेके 9 डेज तक आपकी बॉडी के अंदर जो है ये इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। व्हाट इज मीन बाय इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, यानी कि आपको किसी चीज़ ने काटा है, ठीक है, वो वायरस आपकी बॉडी में है, बट जब तक उसका फर्स्ट सिम्टम अपीयर नहीं होता इट इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो आपको क्या क्या फील होता है, कौन से सिम्टम्स आते हैं आप पे। हाई फीवर होता है, मसल एक्स होते हैं, डिजनेस होती है, नेक पेन होता है, हेडेक यानी सर का दर्द, फोटोफोबिया यानी कि आपको लाइट से डर लगता है, आप रोशनी में जाना पसंद नहीं करते, स्वेयर ब्रूसिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, डेफिनेटली इसका नेम है हीमोरेजिक फीवर वायरस। तो ये होता ये कि आपके जो वेसल्स हैं उसकी जो इनर लेयर होती है उसमें एंडोथेलियल सेल होते हैं, उसके अंदर ये वायरस पोर्स बढ़ता है जिसकी वजह से वेसल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करता, वो लीक आउट करता है। इस सीजन से आपको जो है स्वेयर ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा इसकी ये एबिलिटी भी है वायरस की कि आपके लिवर का ये डिसफंक्शन करता है, लिवर को प्रॉपरली काम करने नहीं देता। फर्टिलिटी रेट जो इसकी है वो है 10% to 40%। देन डायग्नोसिस ऑफ CCHFV, कि हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि आपको ये डिजीज़ है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो उसके में जो मेन रोल आता है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आता है, हमारे पास MLT वालों का आता है कि वो लेबॉर्ट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए वो जो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है दिस इज़ नोन एज RT-PCR, यानी कि ये क्यों होता है, चेक करता है कि वायरल RNA है या नहीं है, ठीक है। RNA से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है। देन एक और टेस्ट है ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये डिटेक्ट करता है अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास ELISA के अंदर उसकी टाइप्स होती हैं, अभी डिपेंड करता है कि ये कौन से टाइप का ELISA यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन है वायरस आइसोलेशन, आपको BSL-4 के अंदर वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, दैट्स वाई वी कैन डील इट इन अ BSL-4। ट्रीटमेंट ऑफ CCHFV, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्पॉटिव केयर देते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड को इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको मैनेजमेंट करते हैं, उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, देन ट्रीटिंग अ सेकेंडरी इन्फेक्शन। उसके अलावा ये डेफिनेटली वायरस है तो वायरस के अगेंस्ट जो यूज होता है वो एंटीवायरल थेरेपी होती है, नॉट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज फॉर अगेंस्ट अ बैक्टीरिया बट एंटीवायरल यूज फॉर अगेंस्ट अ वायरस। तो हम जो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं उस केस में राइबाविरिन यूज़ कर रहे होते हैं, इसके कुछ एविडेंस मिले हैं हमें, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते 100% यूज़ करते हैं, इससे हमें कुछ एविडेंस मिलेंगे ये इफेक्टिव है। देन हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स के बारे में। सबसे पहले आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन इज़ मेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इट मीन दैट डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट्स को डील करते हैं, लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए भी ज़रूरी है जो वायरस को डील कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड के साथ डील कर रहे हैं, और एक पर्सन जो इन्फेक्टेड हुआ है उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है ताकि और उसकी वजह से इन्फेक्ट ना हो, और लोगों को चाहिए कि वो बहुत ही केयरफुल रहें, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज़ करें, टिक रिपेलेंट यूज़ करें। एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आप वहाँ देखें कि टिक पॉपुलेशन क्या है और कैसे आपने उसको कंट्रोल करना है। एक्विसाइड्स, हेल्थ केयर सेटिंग में आप देखेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। देन PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देन आइसोलेशन, मेडिकल वेस्ट को अपने कैसे डिस्पोज करना है, क्लियर, ओके। देन हम बात कर रहे थे मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, ठीक है, यानी कि हमने मेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। देन वी टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ मेजर्स, सर्विलेंस आपने करवानी है, अवेयरनेस करनी, जैसे कि आजकल टीवी पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है कोंगो वायरस के बारे में। देन वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर कौन है, टिक जो है वो वेक्टर है जो डिजीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देन इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट, करंट स्टेटस जो है कि इस पे वैक्सीन डेवलपमेंट की तरफ काम चल रहा है, इस पर रिसर्चेस कंडक्ट हो रही हैं, वो ट्राई कर रही हैं कि वो वैक्सीन बनाए, लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। देन है जेनेटिक स्टडीज़, वायरल जीनोम सीक्वेंस फॉर म्यूटेशन रेट, यानी कि जो जेनेटिक स्टडीज़ है वो बता रही हैं कि वायरल जीनोम के अंदर जो है म्यूटेशन रेट भी है, यानी कि म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसमिशन पैटर्न को देख रहे हैं, और वैक्सीन थेरेप्यूटिक टारगेट पर भी स्टडीज़ चल रही हैं। ओके, देन हमें बायोसेफ्टी जो कॉन्सिडरेशंस हैं वो कौन सी हैं, हमें इस वायरस को लेबॉर्ट्री हैंडलिंग के अंदर BSL-4 में डील करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे पास ये डेंजरस वायरस है, यानी कि ये हमारे पास जो है इसकी अपना हाई पोटेंशियल है कि वो ट्रांसमिट हो जाए, दैट्स वाई वी रिक्वायर अ BSL-4। ऑक्यूपेशनल रिस्क क्या है, प्रोटोकॉल फॉर लेबॉर्ट्री वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, ओके, एंड देन फार्मर्स के बारे में है।
you so much. I hope you like and subscribe my channel. Allah Hafiz.